न रोटी न कपड़ा, अब इस तरह की स्थिति बांग्लादेश के लोगों के सामने आ गई है और बांग्लादेश में अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बांग्लादेश में जो हालात हैं, एक्सपर्ट तमाम कह रहे हैं कि यही तो होना था। जो स्थिति पिछले कुछ महीनों में बदली है वो इसी तरफ जा रही है और आगे ये स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आकाश जिंदल मेरे साथ में जुड़ गए हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट के तौर पर, जिनसे बांग्लादेश के हालातों को हम समझेंगे, जानेंगे। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। आकाश जिंदल जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। बांग्लादेश जिसके एग्जाम्पल दिए जाते थे, टेक्सटाइल मामले में बांग्लादेश कमाल कर रहा था, बाकी देशों के लिए एग्जाम्पल था, लेकिन आज बांग्लादेश की ये स्थिति कैसे पहुंच गई और कैसे सुधर सकती है? बहुत अच्छी आपने बात बताई। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक वक्त था जब ये एग्जाम्पल था टेक्सटाइल में। मैं बात किया करता था ग्लोबल फोरम में कि बांग्लादेश ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कैसे नाम कमाया। आज हुआ क्या है, देखिए, कहीं भी रॉयट्स होंगे, आर्सन होगा, अफरा तफरी होगी, तो वहां बिजनेस, व्यापार या इकोनॉमी नहीं चलती। अब जगह जगह रॉयट्स हो रहे थे, आर्सन हो रहा था, वायलेंस हो रहा था। कैसे में तो लेबर फैक्ट्री पहुंचेगी, कैसे में रॉ मटेरियल प्लांट पहुंचेंगे, कैसे में एक्सपोर्टर, कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स का आप पे कॉन्फिडेंस पहुंचेगा, कैसे ग्लोबल बायर्स का आप पे कॉन्फिडेंस होगा। उस समय लगातार में जब ये सब हो रहा था, तमाम चैनल्स पे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशindia.in की तरफ से, आपके चैनल इंडिया न्यूज पे भी मैं बार बार ये कह रहा था और ये चीजें अब सामने आ रही है। दूसरा, गवर्नमेंट सपोर्ट, सरकार की सपोर्ट बिजनेस और इंडस्ट्री को बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल है बांग्लादेश, सीधी सी बात, हिंदुस्तान। यहां एक सरकार है प्रधानमंत्री मोदी साहब की, जो इकोनॉमी को, ग्रोथ को, रोजगार को, तरक्की को साथ देती है। और ये आकाशindia.in नहीं कह रहे, IMF कह रहा है 105% जीडीपी ग्रोथ हमने करके दिखाई है 10 साल में, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान सबसे हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ एक सरकार बैठी हुई है जो चाहती है ग्रोथ हो, जो चाहती है रोजगार मिले, जो चाहती है तरक्की हो, लोगों की खुशहाली हो। और गवर्नमेंट इस समय, बांग्लादेश की बात करें तो मैं ये हिंदुस्तान की एग्जांपल दे रहा था कैसे हमने तरक्की की है। बांग्लादेश में सरकार की तरफ से कोई बिजनेस को सपोर्ट नहीं है, वायलेंस चल रहा है, आर्सन चल रहा है। और दूसरा, ना सिर्फ ये कि आकाश जिंदल हिंदुस्तानी है, मैं इसलिए कह रहा हूं, बांग्लादेश की इकोनॉमी को न्यूट्रली एनालाइज करो। हिंदुस्तान उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्टर, बहुत बड़ा कैटलिस्ट था उनकी इकोनॉमी के लिए। हिंदुस्तान से रिश्ते बिगाड़ने में क्या उन्होंने कोई कसर छोड़ी है? क्या उन्होंने कोई कमियां छोड़ी है? क्या वहां हिंदूज के ऊपर किस किस तरह की चीजें हुई हैं, क्या उन्होंने कुछ एक्शन लिया है? तो बांग्लादेश को अभी भी वक्त है कि वो सोचें, उस चीज की ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सोल सर्चिंग करें कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। अभी भी चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहली बात है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशindia.in का मानना है कि बांग्लादेश के हुक्मरानों को, उनकी सरकार को सबसे पहले तो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी तो यह है कि सोल्यूशन तो तब निकलेगा वंस यू एक्सेप्ट दैट दिस इज द प्रॉब्लम। आर दे रेडी टू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम? पहले वो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें, आइडेंटिफाई करें, फिर सोल्यूशन निकालें। आज क्या है, उनके फॉरेक्स इनफ्लो का सबसे बड़ा सोर्स था टेक्सटाइल। आज क्या है, वहां रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का बहुत बड़ा सोर्स था टेक्सटाइल। वहां जीडीपी, टैक्स कलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वही टेक्सटाइल ठप होता जा रहा है। बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना के बाद उनके फॉरेक्स रिजर्व्स की क्या हालत हुई थी, कैसे वो ग्लोबल एजेंसीज के पास उन्हें जाना पड़ा था लोन्स के लिए। ऐसे में इस तरह के हालात वहां पैदा होंगे तो कहां जाएगा बांग्लादेश? और बांग्लादेश को एडवाइजर कौन मिला है अभी? हंसी आती है मुझे कह के, उनको एडवाइजर मिला हुआ है पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी की खुद हालत इतनी खराब है। और इसीलिए तो पिछले कुछ दिन से लगातार अब ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान खुद तो बर्बादी के रास्ते पर है ही, बांग्लादेश को भी ऐसा लग रहा है कि बर्बाद करने की कसम खा ली है। और इसीलिए बांग्लादेश लगातार, चूंकि आपने लोन का जिक्र किया, कर्ज के बोझ के तले भी दब रहा है। कौन कौन से वो देश हैं जिनसे कर्ज लिया हुआ है बांग्लादेश ने और कैसे कर्ज अब बोझ के तौर पर बांग्लादेश पर दिखाई दे रहा है? चीन, जहां से $9 बिलियन का कर्ज बांग्लादेश ने लिया है। भारत $8 बिलियन का कर्ज दे चुका है बांग्लादेश को। साथ ही साथ जापान $15.2 बिलियन का जो कर्ज है वो बांग्लादेश के ऊपर है। रूस ने दिया है $9 बिलियन का कर्ज और अमेरिका 3,565 करोड़ रुपए कर्ज अब तक दे चुका है। और कुल कर्ज अगर मिलाकर इसे देखें तो 101.4 बिलियन का ये भारी भरकम कर्ज बांग्लादेश पर है। लेकिन ऐसे में अगर फैक्ट्रियां बंद पड़ जाएंगी, कंपनियां बंद पड़ जाएंगी, तो कैसे ये कर्ज रिटर्न दिया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। बांग्लादेश में लगातार संकट बढ़ रहा है और ये संकट
अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक तौर पर है, बल्कि रोजी रोटी का संकट, रोटी कपड़ा का संकट अब बांग्लादेश के लोगों के सामने आ रहा है। खासतौर से वो लोग जो कि नौकरी पेशा हैं, जो कि मजदूर हैं और जो डेली कमाना डेली खाना वाले लोग हैं, क्योंकि सैलरी भी महीनों से लोगों की अटकी पड़ी है। अरविंद सिंह तेजावत जी, हालात जब लगातार बिगड़ रहे हैं, सुधरने के आसार हैं क्या? आम चुनावों की बात होती है कि आम चुनावों में या उसके बाद स्थिति शायद ठीक हो जाएगी, लेकिन मोहम्मद यूनुस तो कुर्सी पर जमकर बैठ गए और जब से बैठे हैं तब से बांग्लादेश का नुकसान ही कर रहे हैं। रचना जी, पहले यूनुस साहब के बारे में हमने क्योंकि चर्चा की है तो उनके बारे में बताते हैं कि उनके कंट्रीब्यूशन को बांग्लादेश जितना याद नहीं करेगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए उन्होंने वहाँ किया था काम, वहाँ की इकोनॉमी को एक अच्छा सहारा दिया था और एक अल्टरनेट्स दिया था, वैसे ही उनको बांग्लादेश का नुकसान करने के लिए ज्यादा याद किया जाएगा। तो एक तो ये देखना चाहिए कि एक अकादमिशियन जब प्रशासक बनता है और वह कुशल प्रशासक नहीं होता है तो उसके नुकसान क्या होता है, खासकर जबकि वह डिपेंडेंट हो। दूसरा ये है कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम थी, जो 2024 में वर्ल्ड बैंक के अनुमान से जो लगभग $2,500 रहने वाली थी, वह अब गिर के काफी नीचे आ जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर अगर हम बांग्लादेश के हालत को समझें तो वहां अर्ध अराजकता की स्थिति है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते हैं, कानून वगैरह वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वहां अगर कोई अपराध भी करेगा तो किस समय के कानून लागू होंगे, बहुत सारी जो तकनीकी समस्याएं हैं वो आती है। बांग्लादेश ने नुकसान क्या किया है वो समझिए कि बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो क्या था और भारत से उसको क्या फायदा या क्या नुकसान है, हमें वह समझना पड़ेगा। एक बार अमेरिकन प्रेसिडेंट जब चाइनीज प्रधानमंत्री से मिले तो चाइनीज प्रधानमंत्री ने कहा कि चाइना की क्या इंपॉर्टेंस है, आप ये समझिए कि आप जिस कार में बैठे हैं ठीक से देखिएगा कि उसमें आधा सामान चाइना से होगा। वैसा ही हालत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश का यह सच है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जब मैं पेरिस था तो वहां से एक जीन्स खरीदा मैंने अपनी बहन के लिए, क्योंकि वह फैशन वगैरह में काफी फेमस है। घर आके देखा कि वह बांग्लादेश का बना हुआ था। यूरोप के सारे मार्केट जो है वह बांग्लादेशी सामानों से भरा हुआ था। अब क्या किया कि वो बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो डिपेंडेंट था भारत से कच्चा माल जाता था और वहां पे वह बनता था और फिर वह दूसरे यूरो अमेरिकन देशों को जाता था। बांग्लादेश ने क्या किया, भारत से रिश्ते खराब किए। भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अब बांग्लादेश का सामान जाएगा नहीं तो भारत में वह इंडस्ट्री डेवलप होगी और जो यूरो अमेरिकन मार्केट है वो भारत के सामान से भरने लगेगा। तो इसका सीधा सीधा नुकसान बांग्लादेश को है। दूसरा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि किसने कितना बांग्लादेश को कर्ज दे रखा है। चीन को एक तरफ रखिए, रूस को आप न्यूट्रल समझिए, तो भारत तो अमेरिका और जापान के साथ क्वेड का मेंबर है। ऐसी स्थिति में वह भारत से ही सब कुछ वो ले रहा है, उसी से कर रहा है, और पाकिस्तान उसे क्या फायदा देगा, मेरी समझ से परे हैं। तो यह जो बांग्लादेश में जो अर्ध अराजकता की स्थिति है, मुझे लगता है कि इससे उभरने की कोशिश करनी चाहिए। बांग्लादेश का हुआ क्या है, एक वाक्य में बोल के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि वह कुछ छोटी समस्याओं को ठीक करने निकले थे, वहां के कुछ युवा जो खासकर आरक्षण से संबंधित थे। हाँ। और एक छोटी समस्या ठीक करने के चक्कर में एक बहुत बड़ा उन्होंने ठीक बात है। लिया।